बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट शाहिद चौहान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हम आपको मुख्तलिफ शख्सियात से मुतारफ़ करवा रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम हर दफ़ा आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से कराएं कि जिसकी समाजी सरगर्मियों के हवाले से भी वो फेमस हो और उसके डिपार्टमेंट से कम्युनिटी को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो आज की हमारी जो मेहमान जब उर्दू अदब का नाम आए तो साउथ अफ्रीका के अंदर डरबन का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है और डरबन उर्दू अदब के हवाले से उर्दू को ज़िंदा किए हुए है। डरबन के अंदर बेशुमार उर्दू की एक्टिविटीज़ जारी हैं। जैसा कि वहाँ रेडियो अल इंसार और उसके अलावा बज़्म अदब और इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन हैं जो उर्दू के ऊपर काम कर रही हैं। क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान भी है और हमारा कल्चर भी है। तो वी प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर भी अभी भी ऐसे लोग हैं जो जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत अरसे से रहते हुए इवन के कुछ यहाँ पैदा भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उर्दू को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो हमारी आज की मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो रेडियो अल इंसार के ऊपर भी एक उर्दू का प्रोग्राम करती हैं। उसके अलावा बेशुमार उनकी एक्टिविटीज़ है। मिनारा वुमेन एसोसिएशन में भी वो नुमायाँ मुकाम हासिल रखती हैं। बज़्म अदब से भी उनका ताल्लुक है। वुमेन कल्चरल ग्रुप से भी है। तो इस तरह की ये तमाम चीज़ों के लिए जानने के लिए हम उनसे बात करेंगे। तो शगुफ्ता खान हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। हम उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ओरिएंट मीडिया लाइव में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल द व्यूअर्स और शाहिद चौहान साहब आपका भी और जी, वालेकुम आपका बहुत अस्सलाम। शुक्रिया कि आपने मुझे अपने पेज पे खुशामदीद कहा और हाजिर हूँ आपके सवालात के लिए और अपने सुनने वालों के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ओरिएंट मीडिया को आज टाइम दिया ताकि हम आपके साथ उर्दू अदब के हवाले से बात कर सकें और आपकी माशाल्लाह एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और उर्दू अदब के हवाले से भी, उसके अलावा समाजी और जो सोशल एक्टिविटीज़ है डरबन के अंदर, वहाँ पे भी क्योंकि हम आपको अक्सर वहाँ प्रोग्रामों में देखते हैं, डरबन के प्रोग्रामों में और आप माशाल्लाह वहाँ सर-ए-फ़हरिस्त होती हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रामों की आप होस्ट भी हैं। तो ये कम्युनिटी के लिए एक बहुत एज़ ए वुमन इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होना मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र भी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा थोड़ी-सी आपकी बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि हमारा जो आज का मेहमान है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से रिलेटेड है। अच्छा आपका आबाई इलाका, आपका शहर जहाँ आप पैदा हुई, किस शहर में आप पैदा हुई और साउथ अफ्रीका में पैदा हुई, पाकिस्तान में और आपके पेरेंट्स कहाँ से हैं? साउथ अफ्रीका से हैं, पाकिस्तान से हैं? ज़रा थोड़ा-सा डिटेल में बताइएगा और आपकी जो इब्तिदाई तालीम है, वो आपने कहाँ से हासिल की? तो ये थोड़ा-सा इस बारे में ये बहुत ही जिसे कहते हैं दिलचस्प बात है जो जी, आपने मुझसे की और इसके बड़े तफ़सील के में जाके अगर हम कहें तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कि जी, मेरे वालिद और मेरी दादी, माय ग्रैंडमदर और माय फादर, वो सब के सब साउथ अफ्रीका की पैदाइश हैं और अच्छा, मेरे दादा भी यहीं थे और मेरी वालिद की पूरी फैमिली जो थी वो यहीं पर थी और 1950 में अपार्थाइड के बाद वो लोग यहाँ से मूव किए और मेरी वालदा जी, जो थी वो इंडिया की है और वो अच्छा, इंडिया मथुरा ज़िला महाबन से उनका ताल्लुक था और जी, तो इस वज़ह से वो इंडिया से मूव कर गईं पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना और मेरे जी, वालिद मेरे दादा जो थे वो डरबन से मूव कर गए पाकिस्तान और वो दोनों हुँ, एक साथ नेबर बने और हुँ, इस तरह उन लोगों की शादी हुई और हम लोग वजूद में आए। मेरे बहन-भाई अच्छा, वो सब वजूद में आए और समझ में नहीं आया जब आँख खुली होश आया कि ये हम लोग कहाँ के हैं। जी, पता चला इंडिया के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं कि पाकिस्तान के हैं बट मैं जी, बज़ाते हुँ, खुद पाकिस्तान में पैदा हुई, वहाँ परवरिश माशा पाई। जी, बहुत माशा
कुलसुम बाई वली का वहाँ का जो स्कूल है एयरपोर्ट के करीब, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद PCHS कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह। माइक्रोबायोलॉजी में। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से दोबारा हमने री अनाउंस की अपनी सिटीजनशिप इन 1995। तो मैं यहाँ 19 पर आई और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 मंथ्स हमको सिटीजनशिप भी मिली। और हिजरत कुछ आसान नहीं थी, जी, बहुत बेशक। मुश्किल थी हिजरत, और एक जगह से दूसरी जगह आना, लेकिन अल्लाह का हुक्म था और बहुत अच्छा रहा। बस ये कह लीजिए कि एक इम्तिहानात थे कि एक मास्टर्स की हुई माइक्रोबायोलॉजिस्ट को जो है अपना पूरा प्रोफेशन चेंज करना पड़ा वक्त और हालात की वजह जी, जी, से। सो माशाल्लाह वेरी इंटरेस्टिंग है आपने जो बताया कि वो इंडिया, पाकिस्तान, पहले साउथ अफ्रीका, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका, तो ये वाकई बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और माशाल्लाह। ये अच्छा, मजे की बात, एक बात मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे जी, वालिद साउथ अफ्रीका में पैदा हुए जी, और उनको उनका इंतकाल अमेरिका में हुआ और उनको अच्छा, लाया गया पाकिस्तान जी, और उनको वहां दफनाया गया। अच्छा, और मेरी वालदा पैदा हुई इंडिया में, पली जी, बड़ी पाकिस्तान में, और जी, हम साउथ अफ्रीका उनको लेकर आए और उनका इंतकाल यहाँ हुआ और वो ओ, डरबन में उनको दफनाया गया। तो इस ये सब चीजें जब देखते हैं तो फिर अल्लाह का पता चलता है कि अल्लाह के जो हुक्म है बेशक, बस वो है। बेशक, जी। बेशक। अच्छा, ये उर्दू के हवाले से आपने माशाल्लाह कराची में तालीम तो हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद एक घर का माहौल भी होता है। तो आपको ये उर्दू की तरबियत जो है, ये आपको वालिद से मिली या वालदा से या दोनों से? दोनों उर्दू बोलते थे अच्छा, घर में? जी एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि जो मेरी वालदा का खानदान सैयद खानदान फैमिली थी पूरी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और लखनऊ से ताल्लुक था उनका। और हम मुझ पर जो इम्पैक्ट है वो मेरी वालदा की उर्दू की वजह से ज्यादा है, क्योंकि अच्छा, वालिद तो इंग्लिश बोलते थे और वालिद के पूरे खानदान में भी सब लोग इंग्लिश बोलते थे, लेकिन मेरे हुँ, वालिद ने उर्दू तालीम हासिल की। फिर बजाते खुद मैंने ग्रेजुएशन की उर्दू में। जी। ऐसा नहीं अच्छा, कि खाली उसको एक बेसिक लैंग्वेज हाँ, देकर, क्योंकि जी, जी। मोहब्बत थी कॉल इस ज़ुबान से। और मेरी वालदा बहुत जो थी खूबसूरत उर्दू उर्दू गुफ्तगू बोलती किया थी। करती थी और बहुत माशाल्लाह, ज़्यादा शेर व शायरी से। मेरे नाना शायर थे, मेरी जी। खाला शायर थी, अच्छा, और माशाल्लाह। मेरी फैमिली में हर कोई कोई ना कोई शेर कहता रहता है, गज़लें कहता रहता है। सब लोग तो उसी सिलसिले में फिर मुझे शौक हुआ, और चूँकि ग्रेजुएशन की तो फिर उर्दू के बारे में बहुत कुछ पता चला, तो आज तक माशाल्लाह, उससे हाँ। मुस्तफ़ीद हो रही हूँ। आप यानी कि पेरेंट्स प्योरली पाकिस्तान से नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपने ये समझ लें कि आप क्वालिफाइड उर्दू हैं। और सबसे बड़ी बात जी, है कि आपकी बैकग्राउंड, आपका एक फैमिली जो है ना, उनकी उर्दू अदब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है उनका। उनकी उर्दू के साथ एक बिल्कुल, मोहब्बत बिल्कुल, है, खास तौर पे उर्दू बिल्कुल, अदब के साथ। तो बिल्कुल। घर का माहौल इसी हमारा वजह से ऐसा आज आपको भी शौक जी। है आप सारा। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ये फिर हमारा घर का माहौल ऐसा था कि कोई भी एक गलत लफ्ज़ उर्दू का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हमारी माशाल्लाह। वालिदा हमको फ़ौरन टोका करती थी कि ये हुँ, अल्फ़ाज़ सही नहीं है, आप इसको इस तरह इस्तेमाल करें। जैसे कभी-कभी चीक्स को उर्दू में कहते थे कल्ले, तो वो हमारी वालिदा बहुत नाराज़ होती थी। ये क्या लफ्ज़ हुँ, है? आप रुख़सार हुँ, कहिए, रुख़सार हुँ। कहते हैं। तो हम लोग उसको डरते थे और फिर वो हम लोगों ने इम्प्रूव करना शुरू किया इसी अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आप लिखती भी हैं, शायरा भी हैं माशाल्लाह से। तो आपको लिखने का शौक कब से पैदा हुए? वो तो आपकी फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है वो उर्दू अदब से उनका ताल्लुक है, लेकिन आपको लिखने का शौक कैसे पैदा हुए? और आपने किसी की शागिर्दी ली इस मामले में, उर्दू अदब के हवाले से किसी से लिखने का सीखा? कोई आपके उस्ताद भी हैं, या कि खुद ही एक घरेलू माहौल की वजह से आप इस तरफ आईं? अच्छा, पहली बात तो मैं अपना जो मेरा पहला शेर मैंने कहा, जी, वो मेरे वालिद की बहुत हादसाती मौत थी अमेरिका में, हार्ट जी। अटैक से उनका हार्ट फेल हो गया था उनका। और अल्लाह उसके बाद जो हालात गुज़रे, मैं जी, बहुत कम उम्र थी, लाइक
16 साल की उम्र में मैंने पहला शेर खुद ही कह दिया था। चूँकि अच्छा, वालिदा जो माशाअल्लाह। थी वो हुँ, ऐसी थी, तो वो पहला शेर भी मुझे आज तक याद है कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, कुछ अरसा गुज़र गया और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहीं, तो उसके बाद जी, कुछ ठहराव आया लाइफ़ में, तो जी, मैंने एक शेर कहा जो आज तक मुझे दिल को लगता है कि आजकल कोई सानेहा नहीं गुज़रा, जी, आजकल कोई सानेहा नहीं गुज़रा, नहीं, कल गुज़रा है, लगता है पर नहीं गुज़रा। वाह जी वाह! यानी क्या बात है। ये मामलात से हम गुज़र रहे थे कि आजकल कोई कोई सानेहा नहीं गुज़रा, लगता है कि कल गुज़रा है, लगता है पर नहीं गुज़रा, यानी सानेहों से हाँ, ही हम अपने दिन की ज़िंदगी को गुज़ार रहे थे। तो बेशक, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्दगी जहाँ तक है तो वो मेरी अपनी खाला जो अब इस दुनिया में नहीं रहीं, जी, उनके वो शायरा थीं, उनके पास बैठ के बात करते थे, माहौल था। फिर शेरो शायरी से शगफ़ इतना था कि किताबों को पढ़ती थी, गालिब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, मीर तक़ी मीर से इम्प्रेस थी और फिर तो हमारे ये फैज़ अहमद जी, फैज़ साहब बेशक। हैं। हबीब जालव आजकल और ये सब। इक़बाल जी, हमारे जो इक़बाल हैं और अल्लामा इक़बाल का जो प्रोग्राम भी मैंने जी। होस्ट किया था, वो अच्छा, तो अच्छा, फिर माशा तो जवाब ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा ये अपना आपने कोई किताब भी लिखी है या कुछ आपका एक मुख्तसर सा आपने कुछ नज़्में और अशआर और इस तरह का आपने ये लिखी हैं बिल्कुल या और आपने कोई मैं नॉवल, बुक कोई ऐसी उर्दू के हवाले अ, से? मैंने उर्दू के हवाले से मेरे बहुत सारे जो हैं चुटकुले चलते रहते हैं यहाँ पे, पहले शायरी भी थी और उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आपको मैं अपने सुनने वालों को बताती चलूँ कि प्रोफ़ेशनली मैं एक ब्यूटीशियन हूँ। जी, और जी, ये मैंने माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ के और ब्यूटिशियन का जो जी, इस मुल्क की थोड़ी-सी ज़रूरत भी थी, मेरी मेरी अपनी ज़रूरत थी, मेरे अपने 3 बेटियाँ, मेरे शौहर, हम पूरी फैमिली यहाँ पे मेरे बहन-भाई सब मूव हो गए थे, तो वो मैंने जी। ये अपनाया और तो फिर मैंने स्किन केयर के ऊपर बहुत चीज़ें की अच्छा, और जैसे माशाअल्लाह। स्किन केयर विद किचन के ऊपर बहुत लिखा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने भी आएगा लेकिन मेरे दिबाचे अक्सर व बेशतर जो हैं वो छपते रहते हैं। मैं यहाँ जी, की जी, औरतों को एम्पावर करती रहती हूँ इस मामले में कि हमें किस तरह अपना ख़्याल करना चाहिए और किस तरह बेशक। ज़िंदगी की जो ये जंग है वो लड़नी चाहिए और कैसे जी। हर मरहले से गुज़रना चाहिए। जी, जी। माशाअल्लाह आपने बताया था कि आपका ब्यूटी पार्लर है डरबन के अंदर और गुज़िश्ता मेरा काफ़ी अरसे से 20 साल से आप उसको चला रही हैं? 20 जी, मेरा पार्लर जो चल रहा है वो तकरीबन 23 इयर्स से है और उसका नाम है जी, एक्सप्रेशंस, स्टार्ट होता है एक्स से एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस जी, जी। का था। हाँ, और अगर आप पूछें तो मैंने 10 साल मैंने मिस इंडिया साउथ अफ्रीका जिसे कहते हैं उसके मेकअप किए अच्छा। और तैयारियाँ की, ड्रेसिंग की, हुँ, जी, दुल्हनें बनाती हूँ अच्छा और ये माशाअल्लाह। मेरा पैशन है एक तरीके से कहते हैं ना मेरे ऊपर संडे टाइम्स वालों ने एक आर्टिकल लिखा था जिस पे उन्होंने लिखा कि द पैशन बिकेम द प्रोफेशन ज़बरदस्त, तो ज़बरदस्त। वो उसके ऊपर फिर मैंने ये काम किया अल्हम्दुलिल्लाह और बस सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी चीज़ जो है आप करें, आप दिल लगा के करें, आपकी नीयत अच्छी हो बेशक, तो अल्लाह बिल्कुल, ताला आपको साथ देते हैं। बेशक। मैं इसक अपनी इस 3 बेटियाँ साथ लाई थी पाकिस्तान से। अच्छा, मेरी 3 जी, बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आज जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों की शादी हो चुकी है और माशाअल्लाह। तीनों अपनी टर्शियरी एजुकेशन के साथ जो हैं वो डरबन में और डरबन से बाहर प्रिटोरिया में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए आपने अपने बच्चों की बात की, तो ये उर्दू अदब जिस तरह आपको विरासत में मिला, आप अपनी वालिदा से, अपने कबीले से, तो आपने इसको उर्दू अदब को अपने बच्चों में भी आगे मुंतकिल किया? बच्चे भी दिलचस्पी लेते हैं, सिर्फ़ बोलने की हद तक या उनको भी शौक है उर्दू अदब के हवाले से कुछ लिखना और उर्दू अदब के हवाले से कुछ काम करना? अच्छा जहाँ तक ताल्लुक है बात करने का, उर्दू बोलने का तो मेरी तीनों बेटियाँ बात करती हैं उर्दू में और 2 हुँ। बेटियाँ काफ़ी इंटरेस्टेड हैं शायरी में जिसमें उनको सबसे ज़्यादा पोएट पसंद आते हैं अल्लामा इक़बाल। अल्लामा अल्लामा इक़बाल, इक़बाल को बेशक। रिसर्च जी, करती बिल्कुल, हैं, शायद। उनको पढ़ती जी, हैं, उनको समझती हैं और जी। एक छोटी-सी जिसे कहूँगी कि अब तक जो है एक बेटी जो लिखती है वो इंग्लिश में लिखती है।
अच्छा, जबरदस्त हाँ, जबरदस्त, पढ़ा माशा। है लेकिन उसने इंग्लिश में लिखना शुरू किया है उसने। अच्छा अच्छा और अच्छा बाकी लेकिन सब शौकीन हैं, गज़ल-याद अच्छा। की, बातों की, हम्म। जैसे कि अनवर महमूद साहब को सब लोग सुनते हैं, जी हमारे जो इतने बड़े ज़बरदस्त हमारे फनकार हैं। तो जी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी नवासी को, अपनी ग्रैंड डॉटर को भी उर्दू सिखाऊँ और जी अपने ग्रैंड बिल्कुल। चिल्ड्रन को भी जो कि मैं अल्फाज़ बोलती हूँ। जी। ये तो आपकी अभी जिम्मेदारी होगी ना कि आपकी जो अभी आने वाली नस्लें हैं, आपके आपके ऊपर एक एक ये आपके एक खानदान की तरफ से आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी कि आपने उर्दू को जी, आगे लेके चलना, ना कि सिर्फ अपनी फैमिली तक बल्कि अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उसको भी। जी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हम देखते हैं कि यहाँ पे उर्दू लिखने वाले कम हैं, उर्दू बोलने वाले भी हैं काफी तादाद में। और लेकिन अफसोस ये है कि अगर आप देखें कि मैंने किसी यंगस्टर्स जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए हैं, वो बहुत ही कम हैं जिनको उर्दू आती हो। खास तौर पे हमारी जो एशियन कम्युनिटी है यहाँ पे, उसके अंदर जो उनके बड़े हैं, उनके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको तो उर्दू आती है, लेकिन उन्होंने आगे अपने बच्चों में उर्दू को जो है ना वो मुंतकिल नहीं किया। जहां पे भी मैंने कोई उर्दू अदब का प्रोग्राम देखा, जोहान्सबर्ग में या डरबन में, अगर उर्दू अदब की वहां पे कोई महफिल चल रही है, कोई मुशायरा चल रहा है, तो वहां पे मैंने 40+ लोगों को देखा। 40 से कम लोगों को मैंने बहुत कम तादाद में देखा कि वो उस ऐसे मुशायरों में आए हों, उनको उर्दू अदब से कोई लगाव नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ ये उनका कसूर नहीं है, ये कसूर जो ये बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को वो उर्दू की तरबियत देनी थी, शायद वो बच्चों को उस तरफ राग़िब नहीं कर सके। तो ये उनका कसूर है कि वो अपने बच्चों में अपने कल्चर को जो ना वो मुंतकिल करने में नाकाम हो रहे हैं। ये देखिए ये एक हमारे लिए, हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, जी जो बात आप कर रही हैं, बिल्कुल लम्हा जी फ़िक्रिया है। और जी इसमें हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी भी और जी हमारे बड़ों की भी, कि हमने हम्म, अभी तक कोई भी एक लाइब्रेरी, जो कि मेरी कई दफ़ा इस बारे में बात हो चुकी है, कि जी एक भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं बनाई जिससे हम अपने बच्चों को, उर्दू लाइब्रेरी जिससे हम उनको अट्रैक्ट कर सकें या उनको अट्रैक्ट कर सकते। सिखा सकें हम्म। और बता सकें। बस मैं जी तब इस पर बहुत काम, इस पे मैंने अच्छा पर्सनली मैंने खुद अपनी बुक बनाई, जैसे अभी आपने कही। मैंने एक पूरी बुक शाये की जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स के मायने, उनसे बने हुए अल्फ़ाज़ हमने खुद जी बनाए और हमने कई अरसे तक क्लासेस चलाई। जी मैंने पर्सनली मैंने टीचिंग की, ट्यूटरिंग, और जी पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब जैसे कि अब आप कह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी है, तो हम ऑनलाइन ही क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि उर्दू की बिल्कुल। क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन आएँ और उसको जो है हमारी जो नस्ल है उसको भूल ना जाए। ये कहते हैं ना कि ये कौम को खत्म करना हो तो उसकी ज़बान खत्म खत कर दें तो ज़बान वो खत्म कौम कर दे। खत्म। यकीन करेंगे कि हम अगर ज़िंदा हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम लोग ज़िंदा हैं, तो इंसान अपने कल्चर के बलबूते पे ज़िंदा होता है। जब कल्चर खत्म हो जाए, बिल्कुल, तो समझ लें कि इंसान मर गया। इंसान बिल्कुल, का जो कल्चर है, उसकी जो बैकग्राउंड है, वो उसकी ज़बान से पहचानी जाती है। बिल्कुल। एक एक और मैं आपको इस बारे में इंतहाई अफ़सोस की बात है ये भी, कि हमारे जो अभी पाकिस्तानी जो यहाँ पे आए हैं, ठीक है? जी, वो बच्चे जिनके यहाँ पैदा हुए, जी, खुद वो पाकिस्तान से यहाँ आए, बच्चे उनके पैदा हुए, जो अभी बच्चे अभी स्कूल में जाना शुरू हुए हैं, छोटे-छोटे बच्चे, कोई 8 साल का है, कोई 7 साल का है। उन बच्चों को बताएँ कि उन बच्चों को उर्दू नहीं सिखाई गई। कैसी बात है? जी, मैं ये समझता हूँ, पता नहीं हमारे ज़हनों के अंदर क्या है, वालिदैन भी घर के अंदर यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, वो इंग्लिश में बात करता है। उसको उर्दू का, फिर अगर वो उर्दू बोलता भी है, तो वो फिर ऐसे बोलता है कि जैसे बिल्कुल यानी कि उर्दू तो उसको ऐसे आनी चाहिए, तो उर्दू उसकी मादरी, उसकी उसकी माँ की ज़बान है, उसके वालिद की ज़बान है। तो मैं असल में क्या होता है, हम लोगों के ज़हनों में क्या होता है कि शायद हम बच्चे से उर्दू में बात करेंगे तो बच्चा इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। बच्चा स्कूल जाता है, वो इंग्लिश सीखता है, और अल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चे के अंदर ऐसी मेमोरी दी होती है कि बच्चा एट अ टाइम 7 ज़बानें सीख सकता है। इससे भी ज़्यादा एट अ टाइम बच्चा बच्चा बोल सकता है। बच्चे का ज़हन इतना होता है, आप घर के अंदर बच्चे के साथ अपनी उर्दू में बात करें, पंजाबी के अंदर बात करें, जो आपकी मदर लैंग्वेज है आप उसके अंदर बात करें।
لیکن جب بچہ اسکول جائے گا اسکول میں تو بچے نے انگلش میں بات کرنی ہے. اب وہ جب گھر آئے گا اس کو تھوڑا سا ٹائم گھر میں ملتا ہے والدین کے ساتھ, تو وہ بھی انگلش میں بات کرتا ہے, تو وہ پھر اس کو اپنی جو اس کی کلچرل زبان اس کو کیسے آئے گی؟ تو ہم لوگ اپنا کلچر چھوڑ کے دوسروں کا کلچر اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا جو کل کو یہ بچہ بڑا ہوگا, اگر اس بچے کی ہم تربیت نہیں کریں گے تو یہ آگے سے اپنے بچوں کی تربیت کرے گا, ہمارا تو ٹوٹلی ہمارا کلچر آؤٹ ہو جائے گا. بالکل لاس. تو یہ ماشاءاللہ آپ جو یہ کام کر رہی ہیں اردو ادب کے حوالے سے, آپ نے یہ جو سوچا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے. اس کے اوپر ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, بلکہ ہم کمیونٹی کو بھی کہیں گے کہ آپ کے اس پروجیکٹ کے اندر اس میں آپ کی مدد کی جائے. ہمارا انشاءاللہ یہ جو میڈیا پلیٹ فارم ہے یہ آپ کے لیے حاضر ہے, جو ہم سے ہو سکے گا اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا, جو بھی کرنا انشاءاللہ ہم کریں گے, کیونکہ اس میں وہ ہماری زبان ہے, ہمارا کلچر ہے, اور ہم اپنے دوستوں کو سب کو ریکویسٹ کریں گے کہ آن لائن کلاسز کے لیے جو نا وہ آپ کے ساتھ جو نا وہ رابطہ کریں, اور بلکہ ڈربن کے ساتھ ساتھ جوہانسبرگ, پٹوریا, یعنی کہ یہ مختلف شہروں میں یہ ہو سکتی ہے. اگر ایک بھی مختلف ٹائم میں ہو آن لائن تو وہ تو پورے ساؤتھ افریقہ میں بلکہ کیا پورے ورلڈ میں لوگ سیکھ سکتے ہیں. آج کل تو بہت ایزی ہو گیا ہر چیز کے لیے. اب آپ کو 20 ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے. 20 ٹیچرز جو کام کرتے تھے ابھی وہ ایک ٹیچر کر سکتا ہے. آن لائن ایک ٹیچر جب بیٹھے گا تو وہ کام کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ ابھی آپ کو ہر جگہ ایک ایک سٹی کے اندر اس کے لیے ایک ایک ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ایک فیسلٹی ہمیں آج کل کے دور میں مل رہی ہے, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو کم از کم میں آپ کی کچھ بات نہیں سے ہے. بالکل متفق ہوں شاہنواز صاحب, اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری زبان ہماری پہچان ہے, جی اور ہم وقت تک مضبوط ہیں, ہماری جی جڑیں مضبوط ہیں, بے ہمارے شک ادب آداب محفوظ ہیں, جب جی تک ہمارا کلچر ہماری زبان ہمارے ساتھ ہے. جی جب ہماری زبان ہمارا کلچر ہم سے ہٹتا ہے تو ہر ہٹتا چیز جو ہے وہ بکھر جاتی ہے, اور یہ ہم اپنی نسلوں میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اب ہمیں اس بات کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے جی بچے آگے جا کے کیا کرنے والے ہیں. اب اس حساب میں جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے اس حساب میں تو ہمیں بہت زیادہ ادب اور آداب اور اپنی چیزیں بتانا, اپنی پہچان اور لحاظ اور احترام بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. اچھا ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہمارے کچھ لوگوں نے تو یہ کیا, اپنے بچوں کو تو انگلش سکھا دی, اردو نہیں سکھائی, لیکن یہاں پہ عورتوں کو, افریقن عورتوں کو اردو پنجابی سکھا دی. جی آپ یہ دیکھیں ایک یہ ایگزامپل ہے کہ اگر وہ عورتیں ان کی جن کی مدر لینگویج یہاں کی مقامی زبانیں ہیں, انگلش ہے, اور ان کی اپنی زبانیں ہیں, تو وہ اگر اس عمر کے اندر ہماری زبان پھر وہ سیکھ سکتی ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھا سکتے؟ ہم اپنے بچوں کو بالکل کیوں اپنی کلچر اور مدر لینگویج سے دور کرتے جا رہے ہیں؟ ہم پتہ نہیں اس چیز کو فیشن سمجھ رہے ہیں. نہیں, غلط میں ہے تو ہمارا سمجھ رہا ہوں کہ نظریہ. ہمارا آج کا سب سے بڑے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اردو کو فروغ دینا اور کیسے فروغ دینا ہے اس کو. کس طرح فروغ دینا ہے, دیکھیں بالکل, اور ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے. کل جی اتفاق سے کل ہماری ایک جگہ میں اپنے بیٹی کے پاس تھی, اور یہی ٹاپک تھا کہ بچے, جیسے ابھی آپ نے بات کہی کہ بچے 7 زبانیں ایک ساتھ سیکھ سکتے, جی بول سکتے, جی تو جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں یہ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے کہ اگر بچہ اردو بول رہا ہے یا پنجابی جی بول رہا ہے یا سرائکی جی بول رہا ہے یا پشتو بول رہا ہے, تو وہ جی ہمارے لیے جو ہے وہ فخر کا باعث ہونا چاہیے. ماشاء وہ فخر کا باعث ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے یہ بولی بول رہے ہیں, نہ کہ ہم شرمندہ ہوں کہ ہمارے بچوں کو انگلش تو بہت اچھی آتی ہے, جی اردو نہیں آتی. یہ ہمارا جی. کانسیپٹ غلط ہے. میں آپ کو اپنی بالکل ایگزامپل دیتا ہوں. میرا بیٹا ابھی تو وہ کینیڈا میں ہے, تو یہاں ساؤتھ افریقہ میں تھا, تو اس نے یہاں پڑھنا شروع کیا نا اسکول میں, ادھر ہی پیدا ہوا, تو یہاں اس نے اسکول میں پڑھنا شروع کیا, اس نے افریقان سیکھنی شروع کی. اچھا اس کو انگلش افریقان آ گئی, اس کے بعد پھر اس کو اردو کی طرف بھی میں لے کے آیا, اس کو اردو بھی آ گئی. پاکستان لے کے گیا, وہ وہاں پہ بڑی اچھی اردو بولنے لگ گیا, کیونکہ پاکستان یہاں پہ تھوڑی تھوڑی بولتا تھا, لیکن پاکستان جا کے اس کی ایج اس وقت صرف وہ 5-6 سال کا, یعنی ابھی 6-7 سال اس نے ابھی سٹارٹ کیا تھا ادھر اسکول. اچھا اردو پاکستان میں جا کے اردو بھی بولنی شروع کر دی, یہاں پہ انگلش افریقان, پھر یہاں سے کچھ دیر کے لیے
وہاں لمپوپو سائڈ میں ادھر اس کو موو کیا, تو وہاں پہ اس نے وہاں کی جو وینڈا جو لینگویج ہے وہ اس نے سیکھ لی, اس نے وہ بھی شروع کر دی. اچھا پھر وہ کینیا گیا, کو 5-6 مہینے وہاں کینیا رہا مومباسا میں, تو کینیا کی جو سواہلی لینگویج ہے وہ بھی بولنے لگ گیا, اس کو وہ بھی آتا. یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کہیں کنفیوز نہ ہو جائے, تو اس کو 5-6 لینگویج جو ہے نا ایٹ اے ٹائم وہ بول لیتا تھا, اس کو آتی تھی, اور 6-7 سال کی عمر کے اندر اس کو اتنی لینگویج. تو میں سوچتا ہوں کہ بچہ جو ہے نا, آپ اس کو جس طرف بچپن سے آپ لگاتے ہو, وہ بچہ وہ چیز سیکھتا ہے, وہ لگاتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس نے تو سیکھی نہیں ہے. یہ سکھانا ماں باپ کے اوپر ہے, ماں باپ کے اوپر ہے بچے کو کیسے سکھانا ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری میں ہے. بالکل, اردو لینگویج ایک ایسی ہے کہ جس کے اندر احترام, لحاظ اور ہر طرح کی حیا موجود. بالکل جب 100% ہم یہ بولی سیکھ لیتے ہیں, یہ زبان سیکھ لیتے ہیں, تو وہ ہماری پرسنالٹی میں, ہمارے کریکٹر میں بھی داخل ہو. بالکل, آپ دیکھیں نا, اب دیکھا جیسے ہم نے کہا بڑا بھائی ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہاں تو نام لیتے ہیں ہر طرح سے رشتوں کا, انکل آنٹی کہہ کے سب کو ایک ہی تھالی میں کر کے رکھ دیا شارٹ میں سب. ہاں, تو آپ اس کی کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, یوں کہہ کے آپ نے سب کو ایک طرف کر دیا. کوئی محترم لوگ ہیں, ہمارے والدین ہیں یا کوئی بزرگ آ رہے ہیں, تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ تشریف لے آئیے, آپ یہ کھا لیجئے. آپ سے جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی بولی بول رہے ہیں, یہ کس طرح بات کر رہے ہیں. تو ہماری زبان خالی زبان نہیں ہے, زبان ایک انسان کے کردار کو مکمل کرتی ہے. جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ہم اگر اپنی زبان اردو کو بولیں تو وہ تو ہمارا خوبصورت سا ایک ہمارا کردار مکمل کر کے اور سامنے. بے شک. اب دیکھیں نا, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کوئی, میں دیکھتا ہوں کوئی عمر رسیدہ کوئی بزرگ ہیں اور اپنے ایشین کمیونٹی کے ہیں, اگر ان کو اردو نہیں آتی نا, تو مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے. اور کیونکہ جب مجھے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, میں اردو بولوں گا, ان کو اگر سمجھ نہیں آئے گی, تو جب میں ان کو انگلش میں یوں بولوں گا نا, تو مجھے یہ چیز بہت پین کرتی ہے. کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو کبھی تم کر کے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو کا مطلب ہے تم, ہم نے اپنے بزرگوں کو کبھی تم کر کے نہیں بلایا, ہم ان کو بڑے احترام کے ساتھ بلاتے ہیں, آپ کر کے بلاتے ہیں, کیونکہ اردو کے اندر بہت ساری کیپیسٹی اور اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کس عمر کے بچے کو, بڑے کو, بزرگ کو آپ نے کیسے بلانا ہے. تو اس کے کیٹیگری ہوتی ہے نا مختلف اس کے اندر. لیکن انگلش میں جب آپ کو یو بولنا پڑتا ہے نا, تو یہ تو نارمل ہے ان لوگوں کے لیے, لیکن جو اس چیز کو سمجھتا ہے, جو ہم لوگ عزت کرنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی, تو ہمیں وہ چیز بہت پین کرتی ہے. تو I don't know if everyone think like that. نہیں, انشاءاللہ آج ہماری اس گفتگو اور اس پروگرام کے حوالے سے میں امید کرتی ہوں کہ مجھے لوگ کانٹیکٹ کریں گے آن لائن کلاسز کے لیے, اردو آن لائن کلاسز کے لیے, اور میں بخوشی ان کو ٹائم دے کر اور یہ کلاسز اسٹارٹ کر سکتی ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کو ہم استعمال کریں. اور بائی دا وے علن سار کو ہمارے 2 پروگرام اردو کے چلتے ہیں. ایک تو میری اپنی پروڈکشن ہے نور عمل کے نام سے, جو میں ہماری محترم معلمہ ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ اردو پروگرام کرتی ہوں. پورا اردو کی زبان میں اسلامی معلومات کا خزانہ دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ جب ہم کو اس کو انگلش میں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم اتنا انجوائے نہیں کرتے. اور جو میرے جو پروگرام کا سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ دلوں کو چھونے والی دنیا کی خوبصورت ترین زبان, خوبصورت میٹھی زبان. اٹ از وہ دل کو چھوتی ہے, دل کو اندر اترنے والی بات ہے. اور جتنی اردو زبان میں خزانے اسلامی معلومات کے, وہ کسی بھی زبان میں نہیں, کسی طرح ٹچ نہیں کرتے جس طرح ہمارے پاس تفاسیر ہیں. جی انشاءاللہ ہم اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں گے اور تھوڑا سا ٹائم کو بھی دیکھیں گے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اردو ادب کے حوالے سے ہر ہفتے کو انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کیا کریں گے.
اور میں کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے جو نا وہ آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دیا کریں. تو آپ کے بالکل، علاوہ کچھ 2-3 اور احباب ہیں، ہم بیٹھ ہمارے کے پاس بہت انشاءاللہ. احباب ہیں، بالکل، جو جی، اردو سمجھا تو وہ سکتے ہیں، مفت. پڑھا جی، سکتے ہیں. جی. تو بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ اورینٹ میڈیا کے اوپر آپ کو پروگرام جو ہے نا اردو ادب کے حوالے سے آپ کو دوں. آپ ایک 30 منٹ کا 45 منٹ کا ایک پروگرام اردو ادب کے حوالے سے کیا کریں انشاءاللہ. تو چلے انشاءاللہ. اچھا ابھی آپ کے پاس کوئی آپ کی لکھی ہوئی کوئی نظم کوئی ہے وہ آپ سنائیں ناظرین کو کیونکہ وہ سننا چاہیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میرے پاس میری اپنی ایک غزل ہے جی جس کے چند پہلو ہیں، کچھ بڑے تلخ پہلو ہیں، اور اس کے بعد جیسے جیسے زندگی میں تبدیلی آتی ہے دوسرے پہلو ہیں. امید کرتی ہوں کہ جی ہمارے سننے والے سنیں گے. اور اس کے جی بعد میرے بڑے بھائی کی لکھی ہوئی نظم آج کے حالات پر جو میں پیش کرنا جی چاہوں گی. جی ارشاد ارشاد. یہ صدا بیزار سی زندگی گزاری میں نے، صدا بیزار میں ساتھ مگر تنہا گزاری. سوری دوبارہ سنائیے گا وہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی شروع سے. صدا بیزار سی زندگی گزاری میں نے، رہی جی میں ساتھ مگر تنہا گزاری میں نے. واہ جی واہ. تپتے صحرا میں چلی برسوں مگر کچھ نہ کہا، تپتے صحرا میں چلی برسوں مگر چلیے کچھ نہ کہا. کچھ نہ غم کے کہا. دریا میں بھی چپ چاپ گزاری میں، غم کے دریا میں بھی چپ چاپ گزاری میں. گداری میں نے. واہ، کیا بات. آیا ساون بھی تھا اور چند لمحے بہار بھی، آیا ساون بھی تھا اور چند لمحے بہار چند بھی، لمحے بہار بھی. تمام عمر کیوں خزاں میں گزاری. واہ جی واہ کیا بات. اچھا اب اسی کو آپ دوسرے رخ سے دیکھیں. اب دوسرا دور ہوں، آتا ہے جی کہ اب نئی صبح نیا دور میرے ہاتھ میں ہے، واہ اب نئی صبح نیا دور میرے ہاتھ میرے میں ہاتھ ہے. میں ہے. واہ جی واہ. ڈھل گئے دکھ کی ہر شام جو گزاری میں، واہ جی واہ. رپیٹ ڈھل کیجیے گا اس گئے کو. دکھ، اب نئی صبح نیا دور میرے ہاتھ میں ہے، جی ڈھل گئی دکھ کی ہر شام جو گزاری میں. واہ جی واہ. بن گئے اب مرہم نئے خواب نئی امیدیں، جی بن گئے اب مرہم نئے خواب نئی امیدیں، ان زخموں کے جن کے ساتھ زندگی گزاری. واہ جی واہ کیا بات. آؤ چلو ہم ساتھ چلیں پھر مل جل کے، واہ. آؤ چلو ہم ساتھ چلیں پھر مل جل جل. کے. وہ زندگی بھول ہی جاؤں جو تنہا گزاری. واہ جی واہ. میرے گرینڈ چلڈرن ہیں، میرے میرے 3 نواسے ہیں اور 1 نواسی ماشاء ہے. تو ماشاء. میں ان کے لیے میں نے یہ شعر لکھا ہے کہ شگفتہ غنچے میرے آنگن میں کھل گئے اتنے، ہوں شگفتہ غنچے میرے ہوں آنگن میں کھل گئے اتنے، بڑی دلکش بڑی پرسکون زندگی گزاری میں، ہوں. بڑی کیا بات. دلکش بڑی پرسکون ماشاء اللہ زندگی ماشاء اللہ. گزاری. بہت بہت اچھے بہت. یہ تو کیا تھا بات. میرا اپنا. اور اچھا. آج میرے بڑے بھائی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم خاندانی شاعر ہیں، تو جی جی میرے بھائی نے آپ کی سچویشن پہ بہت خوبصورت اشعار ایک جی غزل کہی جو کہ میں اپنے سننے والوں کو اپنے جی بھائی کی جانب سے پیش کر رہی ہوں کہ جو آج کل پینڈیمک چل رہا ہے، کووڈ جی جی 19 کے اتنے پرابلم جی چل رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کہتے ہیں نا جی لمحے فکریہ، کچھ سوچنے والی لمحہ. باتیں ہیں. تو وہ جی میرے بھائی سلیم حسین کی جانب سے میں آپ لوگوں کے سامنے جی پیش کر رہی ہوں جی جی بالکل. کہ تو رحمان سے رحم کا طالب تو بہت ہے، ہاں. تو رحمان سے رحم کا طالب رحم تو کا بہت ہے، طالب تو بہت ہے. طالب تو بہت ہے. ایک نظر حکم الہی سے بغاوت ذرا دیکھ تو لے، آہ، کیا بات. ایک نظر حکم الہی سے بغاوت ذرا دیکھ تو لے. یعنی ہم دیکھ چاہ تو رہے ہیں لے. کہ اللہ میاں آسانی کر دے، آسانی کر دے، بے لیکن شک. ہم نے کیا کیا ہے. ایک نظر حکم الہی سے بغاوت جی ذرا دیکھ تو لے. جی. اس سال مسلمان ہے کعبے کی زیارت کا فکر مند، ہوں. اس سال مسلمان ہے کعبے کی زیارت کا زیارت کا فکر مند. فکر مند.
जनाजे भूख से उठते हैं जहां जरा देख तो ले। आहा, क्या बात। जनाजे भूख से भूख उठते से हैं उठते जहां हैं। जरा देख तो ले। जी, साइल के फैले हाथ और तेरे माथे की शिकन। जी। साइल के फैले हाथ पहले हाथ। और तेरे माथे की शिकन। हुँ, बेरहम दिल का ये हाल चेहरे पे जरा देख तो ले। देखता हूँ, क्या बात। क्यों कुफ्र में डूबा हुआ है दुनिया का ये इंसान। हुँ, क्यों कुफ्र में डूबा हुआ डूबा है हुआ दुनिया का ये इंसान। ये इंसान। खाक था, खाक है, हो जाएगा फिर खाक, जरा हाँ, देख तो ले। देखता हूँ, खाक था, क्या खाक है, हो जाएगा फिर खाक, जरा देख तो ले। देख तो ले, क्या बात। क़ज़ा सर पे मंडलाती है, हुँ, मुंतज़िर वक़्त की, जी, हमारी मौत हर हुँ, वक़्त। क़ज़ा सर पे मंडलाती है, हुँ, मुंतज़िर वक़्त की है, जी, कुछ ना रह जाएगा तेरे हाथ, ज़रा देख तो ले। देखता हूँ, कुछ ना रह जाएगा तेरे हाथ, ज़रा देख तो ले। देख तो ले, हो अगर रूबरूए आईना, तो हुँ, सोचना ज़रूर। हुँ, हो अगर रूबरूए आईना, तो सोचना ज़रूर। जी, खालिक़े दो जहां की इनायात, ज़रा हुँ, देख तो ले। खालिक़े दो जहां की इनायात, ज़रा हुँ, देख तो ले। कितना देख, खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें बनाया। तू बेशक, रहमान बेशक, से रहम का तालिब तो है, बहुत है। एक हुँ, नज़र हुक्म इलाही से बगावत, ज़रा देख। जी, ये जो जी, नज़्म है, ये मेरे बड़े भाई सलीम हुसैन की तहरीर करदा है, आज के हालात की बिना पर। और बाकी सब लिखती रहती हूँ। पहले बड़ी इश्किया शायरी करती थी, अब जो अच्छा, है रियलिटी की तरफ और अल्लाह की जी, तरफ बहुत रुझान है। जी, जैसे-जैसे कहते हैं ना, उम्र बढ़ती चली जाती है, अल्लाह से क़ुर्ब, बिल्कुल। अल्लाह से मुलाकात का शौक क्योंकि बढ़ता चला जाता है। शायरी जो है, शायरी वो चीज़ है ना जो आपके अंदर से उठती है। तो हाँ, आपका जो माइंड और आपकी जो एज है वो बड़ा इसमें जो है ना वो काउंट होती है। क्योंकि आप अपने माइंड, अपनी एज के हिसाब से आपकी जैसे-जैसे सोच बदलती है, वैसे-वैसे आपके अंदर से जो अल्फाज़ निकलते हैं वो चेंज होते जाते हैं। वो बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी के बिल्कुल, साथ-साथ बिल्कुल, चलते बिल्कुल, हैं। तो जी, क्योंकि दिल से बिल्कुल निकली हुई चीज़ ही जो है ना वो इंसान लिखता है। सही। मेरी क्योंकि वालिदा का जब ये इंतकाल नाफ्टी हुआ, चीज़ नहीं है। जी, नहीं, मेरी वालिदा का जब इंतकाल हुआ था जी, और 99 में साउथ अफ्रीका डरबन में कैंसर जी। से उनकी वफ़ात हुई। ओह! इन्ना लिल्लाहि व तो इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आमीन, आमीन, आमीन। तो मैंने एक शेर कहा कि हुँ, जब मैं पढ़ती थी कि एक दिन होगा हम वहाँ जाएँगे, हम अपने मिलेंगे अपने वालों से, हम भी इस दुनिया से जाएँगे। तो दिल से एक शेर निकला था कि बंधी उम्मीद है अगले जहाँ में उनसे मिलने। जी, बंधी उम्मीद है अगले जहाँ में उनसे मिलने की, मेरी जी। बला से कि अब ये जहाँ रहे ना रहे। रहे ना रहे, क्या बात मेरी बला से कि अब ये जहाँ रहे ना रहे। तो है। रहे आपकी ना बात रहे। बिल्कुल समझ में आई है। दिस इज़ जी, नॉट कमर्शियल। शायरी जी, इज़ नॉट कमर्शियल। वो नॉट शायरी कमर्शियल। नहीं है, ये कमर्शियल है। जी, ये तो दिल की आवाज़ है, ये मोहब्बत दिल की की आवाज़ आवाज़ है, है। बिल्कुल। वही मैं कहता हूँ ये बनावटी नहीं है कि अगर आप हुँ, चाहो भी ना, बाज़ औक़ात हुँ, कुछ लिखना एक बनावटी, तो वो चीज़ हुँ। नहीं है क्योंकि जो दिल से चीज़ उठती है ना, दिल से निकलती है, वो ही वो पसंद की सही, जाती है और वही बिल्कुल, एक्यूरेट होती है वो चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जी, और जो मैं और बिलीव करती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद वालेकुम फरमाया कि जी, मेरी मेरी ज़िंदगी ना, लव इज़ द व्हीकल ऑफ माय लाइफ। मेरी जी, ज़िंदगी का जो पहिया चल रहा है वो मोहब्बत से चल बेशक, रहा है। बेशक, तो बेशक। मैं समझती हूँ कि यही हमारे पास जो आज के दौर में सच्ची मोहब्बत और इसकी कमी है जी, और इज़्ज़त की कमी है। अब जो कुछ भी मैं चाहती हूँ, यही मेरा पैगाम है लोगों के लिए। जी, मैं हमारे पाकिस्तानी जो हमारे वो हैं कासिम अली शाह, आई एम जी, वेरी मच का इम्प्रेस्ड आजकल वो उनकी बहुत उनकी माशाल्लाह वो प्रोफ़ेसर हैं और बड़े लोग उनको सुनते हैं
اور بڑا وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اس مسئلے मैं कासिम अली शाह میں۔ की मद्दाह ہوں، हूँ جی और पता नहीं मेरी ये बात उन तक पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन میں मेरी انشاءاللہ बड़ी ख्वाहिश है انشاءاللہ कि جی इंशाल्लाह میں کوشش کر رہا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری، کوشش کر رہا ہوں میں انشاءاللہ کسی دن ان کو لائیو لوں، بھلے تھوڑی دیر जी, کے لیے، ایک میسج کے طور پر، انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے، لیکن میں انشاءاللہ ان کو لوں گا لائیو तो پاکستان سے۔ आप ज़रूर हमारा पैगाम उन तक पहुँचाएँ कि بالکل उनके بالکل मद्दाह जो हैं यहाँ पर انشاءاللہ मौजूद हैं और ان کو वो جی हमारे लिए एक ख़ास, एक स्पेशल तौर पर इस दुनिया में उतारे गए हैं, اتارے گئے، पाकिस्तानी آج کل कौम کے के دور کے लिए। وہ ہیرو ہیں، آج کل کے دور کے وہ جس طرح لوگوں کو انہوں نے گائیڈ کر رہے ہیں، جس طریقے سے، میں کہتا ہوں وہ بہت ہی انسپائریشن قسم کے बहुत بندے ہیں وہ، بہت اس وقت۔ और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हम جی अनवर मकसूद साहब से बहुत कुछ सीखते हैं और बस पाकिस्तान के लिए तो हमेशा दुआ गो हैं। हर नमाज़ में جی दुआ है कि अल्लाह ताला جی पाकिस्तान को हमेशा جی शादो आबाद جی रखे, कामयाबी جی अता फरमाए। آمین آمین آمین۔ اچھا ٹائم بہت کم رہ گیا کیونکہ ٹائم مغرب کا ٹائم ہونے جا رہا ہے، تو دل تو چاہ رہا تھا जी, آپ سے یہ کنٹینیو کرتے، میرا خیال ابھی ہم 1 گھنٹہ اور بھی بات کرتے تو وہ بھی مجھے لگ رہا تھا کم ہے، تو یا تو ہم کنٹینیو رکھ سکتے ہیں 10 منٹ کا آ، وقفہ دے کے ہم رکھ سکتے ہیں، یا پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، پھر نیکسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ۔ इंशाल्लाह हम बात करेंगे और جی बस मेरे सुनने वालों के लिए यही ہاں، ایک कि میسج हम آپ اپنی طرف سے دے دیجئے اپنے سننے والوں کے मेरा ساتھ۔ मैसेज ये है कि बस अपने दिलों को सच्चा और पाक व साफ करके अपने جی इर्द-गिर्द, अपने खानदान, अपने بے شک पड़ोसी, अपने लोगों से सच्ची पक्की मोहब्बत करना بے شک सीख लें और उनके بے شک काम आना सीख लें और यही جی अल्लाह की इबादत। بات और بے जो شک बाकी जो कुछ भी है वो हमारा अपना पर्सनल रहेगा, हमारी 5 वक़्त की नमाज़, हमारी بے شک तस्बीहात, लेकिन अगर हम अपने दिलों को सच्चा पक्का करके جی यकीन कीजिए कि अपने लोगों से, दुनिया के लोगों से मोहब्बत करना सीख लेंगे और उनके साथ एहसास का रिश्ता जोड़ लेंगे ना, جی बस हमारी कामयाबी कामयाबी है بہت इस जहान में भी और उस जहान اس جہان میں جی، آپ کا بہت شکریہ، اور ان میڈیا کی طرف سے اور تمام سننے والے جنہوں نے سنا ہے آج آپ کو، ان کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور بہت زبردست آپ سے بات چیت ہوئی، تو انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ آپ سے کنٹینیو رہے گا، آئندہ بھی में। انشاءاللہ ہم ادب کے اوپر بات کریں گے، شعر و شاعری کریں گے، مختلف لوگوں کو یہاں پہ ہم انشاءاللہ بلائیں گے، تو ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا آج کی ہماری جو مہمان وہ شگفتہ خان تھی ڈربن سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، تو آج ہم نے اردو ادب کے حوالے سے مختصر بات کی ہے، اور بہت سارے ابھی اور احباب ہیں جن کا اردو ادب سے تعلق ہے، ہم ان کو ون بائی ون کر کے انشاءاللہ اپنے پروگراموں میں ان کو بلاتے رہیں گے، ان سے بات چیت جاری رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر ہفتے ایک اردو ادب کا پروگرام بھی انشاءاللہ کریں گے، جس میں مشاعرہ ہوگا اور اردو ادب کے حوالے سے سیر اثر گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اگلے پروگرام تک اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ اورینٹ میڈیا ایسے کے پیج کو لائک کریں، فالو کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ہمارے آنے والے پروگرام زیادہ سے زیادہ دوست دیکھ سکیں۔ تو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے انشاءاللہ۔ آپ کا ہوسٹ شاہد چوہان، اللہ حافظ۔